नमस्कार आप सभी को। मैं आशुतोष आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने चैनल के इस पहले वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम और उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। साथियों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि सितंबर माह में यूपीएससी आयोग ने बीपीओ भर्ती परीक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम घोषित किया। यह पाठ्यक्रम बहुत ही नए अंदाज में और रोचक बिंदुओं से भरा हुआ था और यह पाठ्यक्रम इस प्रकार से नया था कि कोई भी नामी पुस्तक प्रकाशन संस्थान ने भी इस पर अपनी मटेरियल को देने की हिम्मत नहीं उठाई। और हम यह भी देख रहे हैं कि जितने भी कोचिंग संस्थान एकाध को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कोचिंग संस्थान इस विषय पर सटीक पाठ्य सामग्री नहीं दे पा रही है। इसलिए राइट टू एजुकेशन चैनल ने एक इस बीड़ा को उठाया है कि आप सभी को ग्राम विकास अधिकारी के सटीक पाठ्यक्रम से रूबरू करवाया जाए और किस प्रकार आप स्वयं से इस पूरे विषय की तैयारी कर सकते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपके लिए यह यूट्यूब चैनल ग्राम विकास अधिकारी को समर्पित है और प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेगा और आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लाकर आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा। तो साथियों, बिना देर के हुए अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम की चर्चा पर, जहां पर हम जानेंगे प्रत्येक बिंदु की महत्ता को और उसकी तैयारी आप स्वयं से क्या कर सकते हैं, उसका सोर्स क्या है, इन सभी बिंदुओं पर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो हम देखते हैं अपने पहले बिंदु को। हमारा पहला बिंदु यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। साथियों, यह जो टॉपिक है यह 10 अंक का है, यानी इस टॉपिक की जो महत्ता है वह हमारे पूरी परीक्षा में 10 अंकों का होगा और इस 10 अंक हमें इसके 4 जो सब टॉपिक्स हैं उनसे मिलने वाले हैं। उन 4 सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। पहला टॉपिक है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो साथियों, जो परंपरागत पंचायतें हैं इनको लेकर के जो हम पढ़ेंगे वह हम परंपरागत पंचायतों को उठाएंगे तो वैदिक काल से उठाएंगे और इसमें इससे ज्यादा प्रश्न तो बनने वाले नहीं हैं। इसे एक प्रश्न शायद देखने को मिले तो वह हमारा वैदिक काल से लेकर के और हम ब्रिटिश काल तक के समस्त पंचायतों को, जिनमें हम वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल और मुख्यतः हम चोल काल की स्थानीय शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो इसके लिए जो हमारे सोर्स की बात रही है तो इसके लिए हम एनसीईआरटी को अपना आधार बना सकते हैं और इनके प्रश्नों के अभ्यास के लिए हम लूसेंट हुआ या घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन वाली पुस्तक आई हैं वहां से प्रशासन वाले टॉपिक को, जैसे वैदिक काल हुई उसके प्रशासनिक व्यवस्था को, मौर्य काल हुआ उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को, ऐसे चोल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़कर उनके प्रश्नों का अभ्यास कर हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, यूपीएससी आयोग कोई प्रश्न बनाता नहीं है, यह किसी न किसी आयोग के प्रश्नों में ही मॉडिफिकेशन करके हमें प्रश्नों को देता है। तो परंपरागत पंचायतें हमारा वहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल की जो पंचायत व्यवस्था है इस पर हम जो चर्चा करेंगे, तो इस ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था मुख्यतः शुरू होती है तो 1882 का जो रिपन प्रस्ताव है वहां से ब्रिटिश काल का ध्यान पंचायती राज व्यवस्था पे जाता है। तो वहां से लेकर के 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है वहां तक ब्रिटिश काल ने जो प्रावधान पंचायत व्यवस्था को लेकर के किया है, ग्रामीण स्वशासन को लेकर किया है, उन सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम मुख्यतः आधुनिक भारत के इतिहास में इसको देख सकते हैं और जो सुधार वहां पर किए हैं, और अगर इससे संबंधित मटेरियल आप लोगों को नहीं मिलेगा तो वह मैं स्वयं आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसके नोट्स भी आपको करके पढ़ा भी दूंगा और इसे एमसीक्यूज भी आपको करवा। अब हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। तीसरा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो जो हमारे ये दो टॉपिक्स हैं, ये हमारे एक साथ आप इसको देख सकते हैं।
हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उस समय के बाद से हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि गांव का स्वशासन मजबूत हो, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करेंगे तो वहां से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और देश में राम राज आएगा। और जितने भी गांधी सब, जब संविधान सभा का गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ, तो वहां पे बहस यही छिड़ी। एक तरफ तो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे और दूसरी तरफ अंबेडकर जी थे और अन्य नेताजी, अन्य नेता लोग थे, नेहरू जी थे। ये लोग पंचायती राज व्यवस्था को इतना मजबूती प्रदान करना नहीं चाह रहे थे और वह थी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग नहीं चाह रहे थे। परंतु गांधीवादी विचारधारा के लोग इस पर बात पर जोर दे रहे थे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था को सम्मान मिलना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए कन्हैया लाल मुंशी जी ने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि यदि इसको एक नियत तत्व में पंचायती राज व्यवस्था को रख दिया जाए तो इससे पंचायती राज व्यवस्था का महत्व ही बना रहेगा और आने वाले समय में संविधान में इस बात का वर्णन रहेगा, तो आने वाली सरकारें इस पर धीरे धीरे काम करना प्रारंभ करेंगी और आखिर आप देखेंगे आगे कि हुआ भी वही। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा में के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसी आधार पर नेहरू जी ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का एक शुभारंभ किया। अच्छा, इन सब बिंदुओं को पढ़ने के लिए नोट्स में आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। अगर आप लोग स्वयं से पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी की जो भी पुस्तकें हैं आपके पास, जो भी पॉलिटी की जो भी पुस्तकें रखी होंगी, वहां पर आप इस पूरे टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को आप देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां, समितियों में हम शुरुआत करने वाले हैं बलवंत राय मेहता समिति से लेकर के, जो 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए गठित हुई थी, और वहां से हम सीधा आ जाएंगे 1989 में पीएन थुंगा समिति जो हमारी बनी है, उनके बीच में जितनी और समितियां हैं उन सभी समितियों के गठन, उनके जो भी सिफारिशें थी और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था पर क्या पड़ा, उन सभी समितियों का पूरे भारत देश पर क्या पड़ा, इन सभी को हम वहां से देख सकते हैं। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन दोनों को आप स्वयं से पॉलिटी की किसी भी अच्छी पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन जो पॉलिटी का आता है वहां से पढ़ करके और वहां के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो उसमें आप ये दोनों टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अब रही बात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की, तो साथियों 1947 में, दिसंबर के 1947 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस टॉपिक को गूगल पर डाल करके आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का पूरा डिटेल है जिसमें 119 धाराएं हैं, उनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इन चीजों को स्वयं से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर आपको 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा जिनमें पूरी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको देखने को मिलेगा। और इसी पंचायती राज अधिनियम से उत्तर प्रदेश की पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो आगे आप देखेंगे वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, यहीं से वो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है साथियों, देखिए अब तीसरा दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार। तो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार क्या है, तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में आजादी के समय जो था 1947 का अधिनियम था पंचायती राज अधिनियम। उसके बाद जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वां तो खैर नगर पालिका के लिए हुआ था तो उससे हमें नहीं जरूरत है, हमें मेनली 73वां संविधान संशोधन देखना है। वहां से जो पंचायती राज अधिनियम को एक संवैधानिक मान्यता प्रदान किया भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से कहा कि प्रत्येक सरकारें 1 वर्ष के भीतर अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे, उसको संवैधानिक मान्यता दे। तो उसी आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में भी 24 अप्रैल, उत्तर प्रदेश में शायद 23 अप्रैल 1994 को सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार हमारे वहीं से लेकर के जो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार हमें देखने को मिलेगा
1973 संविधान संशोधन 93 से जो लागू हुआ, उसके एक साल बाद अपने उत्तर प्रदेश में 94 में लागू हुआ, और वहीं से हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद से क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या संवैधानिक आधार उसमें रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को वहीं से मिलेगा। लेकिन मेन आधार हमारा 47 का अधिनियम ही था, और उसी में संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में भी और भारत सरकार में भी दोनों में दी गई। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध। अब मैंने आपको ये बताया ही, ये दोनों चीज उसके आधार क्या क्या रहे हैं। इसका आधार 73वां संविधान संशोधन रहा है, और उपबंध क्या क्या किए गए हैं संवैधानिक, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उपबंध क्या क्या किए गए हैं, यानी कि भाई जैसे प्रधानों की क्या महत्व है, अगर हम ब्लॉक लेवल पर देखें बीडीसी के क्या महत्व है, कैसी यहाँ की संरचनाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों को हम इस संवैधानिक उपबंध में देख सकते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होगा, सारी चीजें, इस सारे संवैधानिक उपबंध हमें इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। तो अगर आप 73वां संविधान संशोधन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन को किसी पुस्तक के माध्यम से कवर कर लेते हैं, तो आपका जो पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक अधिकार है वह अपने आप कवर हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। रही बात उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, तो 73वां संविधान संशोधन के आधार पर ही यह बनाया गया है। और अगर इससे संबंधित वीडियोस आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए इससे संबंधित जितने भी संवैधानिक उपबंध होंगे उनसे वीडियो आपको बना दूंगा। दूसरी है व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। संवैधानिक उपबंध और व्यवस्थाएं तो पूरी एक ही बात हो गई, आपको समझा ही चुका हूं। महत्वपूर्ण संशोधन, कौन कौन से संशोधन देखने को आपको इस पंचायती राज अधिनियम में देखने को मिले हैं, उसका पंचायती राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1994 में राज्य निर्वाचन ने एक आरक्षण की चक्रानुसार आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई थी, परंतु उसमें जब हमारा परिसीमन 2008 में हुआ तो उनमें एक संशोधन करना पड़ा, और अब 2010 के अधिनियम के आधार पर वह क्रम अनुसार जो आरक्षण लागू होता है। तो इस प्रकार सारे महत्वपूर्ण संशोधन को हम अध्ययन करेंगे इसके तहत, और इस प्रकार हमारा यह 10 अंक कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों एक बार हम इस पर रिकॉल कर लेते हैं कि परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की व्यवस्थाएं, इसको आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से कवर कर सकते हैं। उनके जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप जरूर कवर कर लीजिएगा साथियों, उससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और प्रश्न जरूर वहां से देखने को मिलेगा। रही बात ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, तो रिपन वाला तो मिल ही जाता है, हम पॉलिटी में भी देखने को मिलता है, और जब हम वायसराय वगैरह के बारे में करते हैं तो वहां से रिपन प्रस्ताव के बारे में जिक्र आता है थोड़ा बहुत, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोज नहीं मिलेगा, तो इस पर कोई कंटेंट आपको नहीं मिलता है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर वीडियो अच्छे से बना दूंगा डिटेल में। रही बात दूसरी पॉइंट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको बता ही चुका हूं। हमें इसमें क्या करना है, आजादी के बाद से जितनी भी समितियों का गठन हुआ है उसको 1 बाय 1 करके, और हमें 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया वहां तक की चीजों को पढ़ना है, और वहां से हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पंचायती राज व्यवस्था के विकास क्रम को देख सकते हैं। उसके बारे में हमारे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं इस पर भी आपको वीडियोस बना करके दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये आप लोगों के पास होगा ही, और आप लोग इससे पढ़िएगा, और एक मैं वीडियो इस पर ही बनाऊंगा जिसपे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये साथियों इसका 10 अंक का महत्व है, इसलिए इसके महत्व को आप लोग समझ लीजिएगा कि 10 अंकों का आपको इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो हमारा दूसरा टॉपिक है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत का क्या वर्तमान स्वरूप है, इस विषय पर हम पूरे बिंदु को, सारे जितने इसके सब टाइटल हैं उनको एक एक करके देखते हैं, और यह भी 10 अंकों का महत्व लेकर चल रहा है साथियों। तो अब आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप और शक्तियां। अब देखिए साथियों, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो वहां पर एक भारत सरकार ने प्रत्येक राज्यों को यह अधिकार दे दिया कि आप अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्थाओं को कैसे लागू करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने
अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया, जिनमें हमारा एक है ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। तो इन तीनों जो हमारे पंचायत संस्थानें हैं, उनके संबंध में क्या क्या विधायी प्राविधान हैं। एक तो हमें ग्राम पंचायत का जो विधायी प्रावधान मिलता है वो मिलता है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, और जो क्षेत्र और जिला पंचायत मिलता है वह मिलता है क्षेत्र और जिला पंचायत राज अधिनियम 1961। उन दोनों से इनके विधायी प्रावधान मिलते हैं, इनके स्वरूप के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में उनमें मुख्यतः वर्णन है। तो जब हम 1947 के अधिनियम की चर्चा करेंगे और 1961 का क्षेत्र और जिला पंचायत की चर्चा करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं के अंतर्गत इन टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे, इन दोनों टॉपिक्स को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। फिर एक है पंचायतों में निर्वाचन और आरक्षण की व्यवस्था। तो साथियों 1994 में जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके बाद में सरकार ने कहा था कि भाई SC ST और महिलाओं को तो आरक्षण आपको देना ही देना है। 243D में इस बात का वर्णन है। लेकिन सरकार से कहा कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी OBC को आरक्षण देना चाहें तो ये आप पर डिपेंड है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाँ, मैं वहां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी आरक्षण दूंगा। तो वहां पर एक आरक्षण की व्यवस्था लाई गई, जिसे हम चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चक्रानुक्रम आरक्षण की जो व्यवस्था है वह लागू हो रही है आरक्षण नियमावली 2010 के अनुसार। यह 1994 का अधिनियम है जिनमें संशोधन 2010 में किया गया और उस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर आपको इससे संबंधित वीडियोस कंटेंट आपको नहीं मिल रहे होंगे, आप बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियोस बनाकर आपको अच्छे से समझाऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। हम लोगों ने पंचायत जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके अजय कुमार जी इस समय उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के हेड हैं, और इसकी पंचायत निर्वाचन में क्या क्या भूमिका है। BLO से लेकर बूथ लेवल ऑफिसर से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, उनकी पंचायत निर्वाचन में क्या क्या भूमिका होती है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे और इस बारे में अपनी जानकारी को क्लियर करेंगे। और जब MCQs के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे तो उससे इन सभी समस्त बिंदुओं पर आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस बिंदु को अच्छे से और कवर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां। देखिए साथियों, संविधान में दो चीजों का वर्णन है, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम सभा। ठीक है, तो जब हम वीडियोस बनाएंगे तो बताएंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। तो उनका गठन जो हो रहा है वो 1947 के अधिनियम के तहत ही होता है। तो उनमें विभिन्न धाराएं दी हुई हैं और मुझे धारा भी याद नहीं आ रही है, तो उसी धारा के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन होता है। पंचायतों में 6 स्थायी समितियां होती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम 1947 के अधिनियम में ही देख सकते हैं। अगर 47 का अधिनियम हम लोग अच्छे से पढ़ लिए ना तो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्लियर होते हैं। परंतु उसकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन स्तर की भाषा है, वो पढ़ने में आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। इसलिए उन भाषाओं को सरल कर मैं आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, अब अगला बिंदु है ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। ग्राम पंचायतों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इन सभी को हमारे पंचायती राज अधिनियम 1947 में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और जितने भी सरकार उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज निदेशालय है वहां से सारी डेटा को निकाल कर, इन सारे कर्तव्य को निकाल कर और हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे और आपको सारे इस पॉइंट्स को हम कवर कराएंगे। ठीक है साथियों, पांचवा पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां और संविधान। भाई पंचायतों में आप क्या देखते हैं, जब पंचायत चुनाव होता है तो आप देखते होंगे वहां पर हम देखते हैं कि जो महिला प्रधान हो जाती हैं वह काम करने को नहीं पाती हैं। उनकी जगह प्रतिनिधि के रूप में उनके पति या उनके घर का कोई सदस्य वह पूरी पंचायत व्यवस्था को हाईजैक किया होता है। अगर कोई दलित वर्ग का, समाज का, SC ST वर्ग का कोई समुदाय, OBC वर्ग का कोई कमजोर व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसको चुनाव जिताने वाले अन्य बाहुबली लोग प्रतिनिधि के रूप में पूरे पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं। तो ये चुनौतियां हमारे यहाँ हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तो इन सभी चुनौतियों को एक एक पॉइंट करके और उसका समाधान क्या हो सकता है, जैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सारे चीजों को E-गवर्नेंस से जोड़े दे रही है। और प्रत्येक काम को इंटरनेट से जोड़ने से फायदा क्या है कि प्रत्येक गांव का लोग
अपने क्या क्या काम हमारे गांव में हो रहे हैं वह जान पा रहा है, अगर वो जागरूक हो तो शिकायत के माध्यम से भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा रहा है। तो आप लोग ये पूरे पांचों पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स 10 अंक को लेकर हैं, यानी कि मैं अगर एवरेज मान के चलूँ तो 2 अंक एक टॉपिक से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे पांचों पॉइंट्स को कवर कर अपने 10 अंक को और अर्जित करेंगे। तो हमने अभी 20 अंक तक की चीजों को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। हमारा अगला बिंदु है पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। यह भी 10 अंक को लेकर बना हुआ है हमारे विषय। साथियों, पंचायतों का वित्तीय स्रोत ऐसा सरकार ने बनाया था, वो यथार्थ रूप में तो लागू नहीं होता है धरातल पर, परंतु अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं कि पंचायतों को वित्तीय स्रोत क्या होंगे, उनको चीजें पैसे की अर्निंग कहाँ से होगी, वो क्या क्या है, सारी बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर, आय के अन्य स्रोत। यानी पंचायतों में जैसे कहीं मेला लगता है तो मेले पे लगाते थे कर पहले। तो आप गांव में कांजी हाउस देखते थे, होती थी पुराने जमाने में होती थी। आपने बाबा दादा से पूछिएगा कि कांजी हाउस में जहाँ अगर किसी के खेत में कोई किसी की गाय मिलती थी तो उसको कांजी हाउस में बंद करा देते थे और उस पर जुर्माना लगता था। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं पहले वहां से कर मिलता था, या अन्य माध्यमों से जिसे पथकर लिए जा सकते थे। टोल टैक्स पहले पंचायतों को वसूलने का अधिकार था। हालांकि ये भी सब कर पंचायतें नहीं वसूलती हैं, और अब वो पूर्णतः हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुदान पर ही डिपेंड है। परंतु इन सारे पॉइंट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कर हैं ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इस सारे पॉइंट्स को यही यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको क्लासेस आएंगी और आप एक एक पॉइंट को पढ़कर अपने पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आय के अन्य स्रोत जो भी है, तो आय के अन्य स्रोत हम इसमें देखेंगे। तो अब इन सारे आय के स्रोत में मतलब जैसे पहले हम क्या करते थे कि कोई गाय रख रहे हैं तो गाय पे टैक्स लगा 2 रुपए लगा देते कि एक गाय पे अगर आप रख रहे हैं 2 रुपए महीने देंगे या साल का देंगे। ऐसे करके आय के अन्य स्रोत भी पंचायतें अपनी आयकर को बढ़ाने के लिए ऐसा कर लगा सकती थी पहले। पर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतना पैसा दे ही रही है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सेकंड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य वित्त आयोग की संरचना। देखिए, जब हमारे यहाँ पंचायती 73वां संविधान संशोधन भारत सरकार ने लागू किया तो वहां पर 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया था। तो और कहा था कि प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से राज्य वित्त आयोग की संरचना को निर्धारित करेगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 1994 में के आसपास, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है लेकिन शायद 94 या 95 के आसपास राज्य वित्त आयोग ने एक राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ, जिनमें 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य के का प्रावधान किया गया। और उन्हें उनके जो अधिकार और क्रियाकलाप है, मुख्यतः आप भी जान लीजिए कि राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि पूरे प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है और सोचता है कि क्या क्या डिमांड पंचायती राज पंचायतों को है। पर जिला पंचायती क्या जरूरतें हैं, क्षेत्र पंचायती क्या जरूरतें हैं, ग्राम पंचायती क्या जरूरतें, उनका अध्ययन करता है। फिर राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजता है कि आप ये जरूरतें हैं और पैसे का बंटवारा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेनली इनका काम ही होता है कौन से कर लगाए जाने चाहिए, कौन से कर हटाए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ इन्होंने ये बताते हैं कि जो अनुदान राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो अनुदान जाएगा वह किस रेशियो में जाएगा। जैसे वर्तमान समय में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत को 75% राशि मिलती है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15-15% के अनुदान मिलता है। यानी ग्राम पंचायत को 75, क्षेत्र पंचायत को 15 और जिला पंचायत को 15। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरी चीजों को, राज्य वित्त आयोग की संरचना को और अधिकार को, उनके अधिकार क्या क्या हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अब पॉइंट आता है केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती राज व्यवस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। भाई देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। केंद्र वित्त आयोग इस समय 15वां वित्त आयोग हमारा केंद्र का चल रहा है और वह पूरे भारत देश में के प्रत्येक राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से काम कराने के लिए वित्त आवंटन करता है। ठीक है, अब उन पैसों का आवंटन कैसे होगा, और उन फंड को 2 भागों में बांटते हैं, एक टाइड फंड, एक अनटाइड। टाइड फंड का मतलब होता है कि इस पैसे को आप किसी अन्य मद में नहीं खर्च करेंगे, जो भारत सरकार बताएगा टाइड फंड के अंतर्गत उन्हीं मद में खर्चा होगा। यानी कि आपके लिए भाई आया था कि जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आपके पापा ने किया कि भाई कॉपी किताब खरीद लीजिए और आपने क्या किया कि उसके मूवी देख डाली।
तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, उस पैसे को आपको पुस्तक लेने के लिए ही खर्च करना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार दो प्रकार के फंड जारी करती है, एक टाइड फंड, एक अनटाइड फंड। ठीक है, टाइड फंड को जो बता गाइडेंस मिला उसी अनुसार कर सकते हैं, अनटाइड फंड को अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार वह पंचायती राज व्यवस्थाओं को वित्तीय शक्ति का प्रदान कर रही है। भाई पैसे देती हैं और उसके बाद में तमाम प्रावधान, जैसे एक अभी भारत सरकार ने एक प्रावधान लाया ओएसआर का, उसका फुल फॉर्म होता है ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी पंचायतें अपनी आय को स्वयं से कैसे बढ़ा सकती हैं। इस चीजों को ढूंढने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग ने कई बिंदुओं पर अभी काम करना प्रारंभ किया है। जैसे भी 16वां वित्त आयोग का गठन होगा तो आप देखेंगे अभी नई नई व्यवस्थाएं देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी, इस पॉइंट्स को भी हम आपको कवर कराएंगे। हमारे पास इसका अच्छा टॉपिक पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर आपको तैयारी कराऊंगा। अब अगला पॉइंट हमारा रहा है केंद्र सरकार के प्रदर्शन अनुदान योजना, परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम। प्रदर्शन अनुदान योजना के अंतर्गत जो पंचायतें अच्छा प्रदर्शन करेंगी, ये तो ऐसे इसको ऐसे लीजिए कि समझ लीजिए आपके घर में आप 3 भाई बहन हैं। ठीक है, अब उन तीनों भाई बहन में ये है कि भाई पैसा तुम्हारे लिए 10,000 है, अब किसको इनमें से अधिक पैसा दिया जाए, किसको कम कर दिया जाए। तो ये कहा गया कि भाई जो अपनी क्लास में बेटर लाएगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको हम अधिक अनुदान, एक्स्ट्रा अनुदान दे देंगे। भाई 3-3 हजार रुपये तो आपको 3 लोगों को मिल जाएंगे, अब बाकी बचा 1,000। 10,000 में अगर 3 भाई बहन है, 3-3 हजार सबको दे दिया गया। अब जो 1,000 एक्स्ट्रा बचा, ये किसको मिलेगा, तो जो बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो इसके बारे में भी हम प्रदर्शन अनुदान योजना जो भारत सरकार ने लाया है, ये गांव की दिशा और दशा को सुधारने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज करने के लिए यह योजना लाई गई है। तो इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सारे बिंदुओं को हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। तो जब समय मिलेगा तो इस पर हम लोग सारी चीजें चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम पॉइंट वाइज सारी चीजों को आपको समझाएंगे। ओके, तो जो हमारा अब बिंदु रहने वाला है, अगला हमारा पॉइंट है ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी। तो जीपीडीपी में जो हम देखने वाले हैं, इस पे तो विशेष चर्चा होनी चाहिए भाई, होगी। जीपीडीपी यानी कि अब गांव के विकास में होगा सबका योगदान, और ग्राम पंचायतें स्वयं से अपने विकास की योजनाएं बना सकती हैं। ये योजना 2015 में भारत सरकार ने लाया था और कहा कि पंचायतें अपने यहाँ ही अपनी योजनाओं को बनाए और प्रस्ताव बनाकर हम जिला स्तर पर भेजे और वहां से उसको फंड उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं धीरे धीरे। हमारा छठा बिंदु है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। तो कौन कौन से छोटे छोटे कदम पंचायती वित्तीय सशक्तिकरण में उठाए गए हैं, जैसे भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पंचायतों को सशक्तिकरण प्रदान करने का काम किया। जैसे हम आपको बता दें, एक ओएसआर जो बताया था अभी से पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लागू किया, ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी कि सामुदायिक शौचालय मान लीजिए बना। ठीक है, अब सामुदायिक शौचालय बनवाया गया तो वहां पर आप देखेंगे कि उसके रख रखाव के लिए, उनकी सारी चीजों के लिए प्रत्येक नागरिक से 2 रुपए शौचालय के लिए लिए जाएंगे। हालांकि ये अभी चल नहीं रही इतनी योजना, लेकिन जो प्रावधान है उसके बारे में बता रहा हूं कि जितने भी गांव में सामुदायिक शौचालय हैं, वहां से प्रत्येक व्यक्ति से 2 रुपए शौचालय के लिए लिए जाने का प्रावधान है। इससे क्या होगा, पंचायतों की वित्तीय आय में वृद्धि होगी। एक और नया इनिशिएटिव लाए हैं कि अभी आप लोग देख रहे होंगे हर गांव में जल योजना पाइप बिछाई जा रही होगी। अगर जितने भी गांव के से जुड़े हुए आप लोग हैं, देख रहे होंगे कि आपके गांव में मतलब पानी की पाइप बिछाई जा रही है। जब आपके गांव में पानी की, आपके घर में टंकी से पानी आने लगेगा पाइप के माध्यम से, तो आपको 50 रुपए प्रति माह, कितने, 50 रुपए प्रति माह आपको इसका पेमेंट करना होगा। तो इससे ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा ग्राम निधि में ही जाएगा। तो इससे भी ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, अपने पंचायतों को वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में कदम धीरे धीरे उठा रही है। ठीक है, गौशाला निर्माण करवा रही है, वहां पर भी ऐसे है, साथ आप पैसा दीजिए और अपने गाय को वहां पे जमा कराइए। ठीक है, तो ये सब वित्तीय सशक्तिकरण के धीरे धीरे एक छोटे छोटे जो इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है, उनके बारे में हम आपको इसमें बताएं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो साथियों, हम देखेंगे कि यह 5 अंक का है
इसमें सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है 2021 में लागू हुआ पंचायत सिटीजन चार्टर। इसका मतलब ये होता है कि तय समय में नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देना। ठीक है, तो पंचायत सिटीजन चार्टर अपने यहाँ 2021 में लागू हो गया था, 15 अगस्त के आसपास को शायद लागू हुआ ये। तो ये पूरे सिटीजन चार्टर के बारे में मेरे पास नोट्स हैं, मैं इस पर आपको कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम एक एक टॉपिक पे एक एक दिन में वीडियोस बनाएंगे, तो ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है साथियों, हमारा दूसरा पॉइंट है पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय, इसे आप ग्राम सचिवालय भी कहते हैं। तब पंचायत सहायक की भूमिका। देखो, जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि अब केवल वो लखनऊ में सचिवालय नहीं होगा, अब प्रत्येक गांव का अपना सचिवालय होगा, जिसे हम मिनी सचिवालय के नाम से भी जानते हैं। या प्रश्न आ भी सकता है एग्जाम में कि मिनी सचिवालय किसे कहा जाता है। तो ग्राम सचिवालय को या पंचायत सचिवालय को हम मिनी सचिवालय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सचिवालय है वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और वहां पर जो बैठने वाला हमारा पंचायत सहायक है, जिसकी नियुक्ति दिसंबर 2021 में योगी सरकार ने एन 22 के चुनाव से पहले इनकी नियुक्ति की थी, जिनको 6,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। तो इनकी क्या भूमिका उस सचिवालय में रह रही है। ठीक है, अब पंचायत सहायक का काम मेनली क्या होता है कि पंचायत सहायक ही ओवरऑल समझ लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर है अपने गांव की सारी देखरेख करने के लिए, उसके पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। जितना भी अब कार्य होता है पंचायत सहायक के माध्यम से होता है। इनकी ड्यूटी 10 से 5 होती है और इनको ग्राम सचिवालय पे ही बैठना होता है। कहाँ पे इनको बैठना होता है? इनको ग्राम सचिवालय पर बैठना होता है, और वहां पर बैठकर ये लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। और आने वाले समय में, अभी तो 2-3 दिन पहले साथियों एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कि अब पंचायत सहायक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में को बनाने में उनकी भूमिका एक सूचक की भाग होगी, यानी ये इन्फॉर्मेटर के रूप में अपना योगदान जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने में भी देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे आप जन सेवा केंद्र कहते हैं हिंदी में। आप लोग जितने अपने आय जाति निवास यहीं पर बनाने जाते हैं। अब यह प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्टेब्लिश होगी, और ग्राम पंचायत में भी कहाँ स्टेब्लिश होगी? पंचायत भवन में ही स्टेब्लिश होगी। इसका एक अलग भवन बनेगा। इसके लिए सरकार बाकायदा फंड जारी कर रही है और कह रही है कि अब प्रत्येक गांव पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एक अच्छा सा भवन बनाया जाएगा। ठीक है, और उस भवन के माध्यम से समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ, इंटरनेट की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, लैपटॉप वगैरह रखा वहाँ सिस्टम किया जाएगा। और वहीं से प्रत्येक अब गांव के जो आम आदमी हैं उनको ब्लॉक पर नहीं आना पड़ेगा, उनको जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़ेगा। अब उनको सारी योजनाओं का लाभ गांव में ही मिल जाएगा, और गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मिल जाएगा। अब इन कॉमन सर्विस सेंटर में कौन कौन बैठेगा? एक तो पंचायत सहायक बैठ ही रहे हैं, उनके साथ साथ में बीसी सखी, एक मिनी बैंक भी खोलने का प्रावधान कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि एक बहुत एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है ये कॉमन सर्विस सेंटर और बीसी सखी, यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी, जिनमें अभी सुल्तानपुर की या कहेंगे प्रियंका मौर्य जी ने काफ़ी पहला स्थान प्राप्त किया है बीसी सखी के रूप में कार्य करते हुए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमारी है पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ये पंचायत सहायक को इससे हम इंटरलिंक कर लेंगे। ठीक है, अब की जितने भी जन कल्याणकारी योजना या उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की योजना है, अब जन कल्याणकारी योजना कौन कौन सी है? जैसे राशन कार्ड हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, जैसे कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की हुई। ये सारी योजनाएं का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर हो, यह सुनिश्चित करने का काम ग्राम प्रधान का होगा, ग्राम सचिव का होगा, और मुख्यतः पंचायत सहायक को इस जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महती भूमिका निभानी होगी। इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। जब हम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से और इसको दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे कि जब इंटरनेट की पहुंच, कॉमन सर्विस सेंटर की पहुंच, मिनी बैंक की पहुंच पंचायत भवन में हो जाएगी, तो पंचायतों में ई गवर्नेंस के सारे जो एक बेसिक फैक्ट्स होते हैं, बेसिक नीड्स होती है, इस कंप्यूटर व लैपटॉप हुआ, सारी चीज़ें वहाँ हो जाएंगी, तो वहाँ पर ई गवर्नेंस की स्थापना आसान हो जाएगी। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है साथियों? ई गवर्नेंस का मतलब होता है
कि अब जितनी भी सुशासन की जाएंगी वो इंटरनेट पे की जाएगी। अब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सारी बातें नहीं करा सकता है, फाइल पे दस्तखत करा के चीजें नहीं कर सकते हैं। अब अगर पेमेंट का भुगतान करना होगा प्रधान को, सेक्रेटरी को या अन्य को, तो वहां पर दोनों का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, यानी हम आम भाषा में डोंगल बोलते हैं साथियों। तो इन सारी बिंदुओं को एक एक करके हम पंचायतों में किस प्रकार भुगतान हो रहा है, ई गवर्नेंस की स्थापना हो रही है, इन सारे पंचायत गेटवे के प्रयोग के माध्यम से जिस प्रकार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पेमेंट करने की प्रक्रिया को भारत सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है, उन सभी बिंदुओं को हम इस पॉइंट्स में, ई गवर्नेंस के पॉइंट्स में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ग्राम परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो परिवार रजिस्टर बनाने का काम मुख्यतः सेक्रेटरी का होता है। आप लोगों को जब कभी मान लीजिए कोई लाभ लेना होता है, जैसे अभी में कोई वृद्धा पेंशन बनवाना हुआ या विधवा पेंशन बनवाना हुआ, तो उसमें एक परिवार रजिस्टर के लिए हम मुख्यतः जो ये सेक्रेटरी जिन्हें हम ग्राम पंचायत अधिकारी जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जाते हैं और उनसे हम परिवार रजिस्टर के लिए डिमांड करते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण मैंने ही बताया है कि अभी इसका मुख्य काम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी का ही होता है। 1969 अधिनियम के तहत ये जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। अब इनमें एक नया बदलाव किया गया है कि अब पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक की ही भूमिका जन्म मृत्यु पंजीकरण में होगी। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हमारा है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः देखना है। ठीक है साथियों, अब पहला इसका ये बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 20 अंक का। कितने अंकों का है ये? 20 अंकों का। ठीक है, तो 20 अंक का ये जो वीडियो है, 20 अंक का जो ये टॉपिक्स है, इसकी जो सब टॉपिक्स है हम देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। 2015 से पहले इसका नाम था राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। मुख्यतः इसका उद्देश्य यह था साथियों कि पंचायतों को सशक्त बनाना। ठीक है, यानी कि पंचायतों में अच्छा भवन हो, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब जितने वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं, जितने वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वह पूर्णतः प्रशिक्षित हों, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। इन सभी बिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना चलाई गई थी, जिसका नाम बदलकर बाद में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया गया। और इसके माध्यम से लगभग प्रत्येक जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाई जा रही है, जहां पर लोगों की लगभग हर महीने या जैसी जरूरत होती है वैसी ट्रेनिंग हब, जिसको हम डीपीआरसी बोलते हैं, वहां पर ट्रेनिंग के लिए यह सारी जो प्रावधान किए जाते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह सारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत दी जाती है। ठीक है, ताकि पंचायतों में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वह एक प्रशिक्षित हों, ट्रेंड हों और उनको उस पूरी प्रक्रियाओं के बारे में नॉलेज पूरी से पूरी तरीके से हो, ताकि अब इन्हें किसी बाधा के अच्छे से पंचायतों में काम कर सकें। हाँ, अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल योजना फेज 1 फेज 2। साथियों, जब हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले इसका फेज 1 क्या था, फेज 2 क्या था। फेज 1 2019 तक का था, 2014-2019 तक, और सेकंड फेज जो वर्तमान समय में चल रहा है वह 2019 से लेकर के 2022 तक का योजना थी। ठीक है, तो इनमें पहले में क्या उन्होंने किया, पहले में जो लक्ष्य रखा मोदी जी ने वो रखा कि भाई हम पूरे देश को ओडीएफ फ्री बनाएंगे, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। फिर दूसरा जो मिशन लेकर के आया, उन्होंने कहा कि भाई जो गांव ओडीएफ से मुक्त हो गई हैं उनको ओडीएफ प्लस, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सीवेज, नालियां, जो नालियां हर गांव में, अब भाई मान लीजिए शौचालय बन गया, लेकिन अब गांव में नालियां खुली हैं, नालियों को हम बंद करेंगे। जो वहां पर कूड़े कचड़े हैं उनको हम कैसे उसका संग्रहण करके उसको कैसे हम कंपोस्ट करेंगे। ठीक है, और कंपोस्ट कैसे उसको करेंगे, ये सारी चीजों को करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2 में सारे इनिशिएटिव लिए गए। गीला कचरा, सूखा कचरा, इन सारे को अलग अलग करके हम एक गड्ढे के माध्यम से कैसे इनको हम किसी खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, इन सारे इनिशिएटिव को लेके स्वच्छ भारत मिशन 2 चल रहा है। रही बात ग्रामीण पेयजल योजना, जो फेज 1 और 2 चल रही है, ये गांव में हर घर जल लेकर के, हमारे उत्तर प्रदेश में ये योजना है, एक नमामि गंगे परियोजना के तहत ये चल रही है और हर गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है।
तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इसके बिंदु के अनुसार पढ़ सकते हैं। और यह भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो इसके हम प्रत्येक बिंदु को ऐसे में क्या क्या है पढ़ना है कि योजना कब लागू हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या क्या है, और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो रही। जैसे फेजर होता है कि भाई 55 लीटर पर डे पानी, 55 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। यह लक्ष्य लेकर के जो हमारा ग्रामीण पेयजल योजना जो चली थी, जल जीवन मिशन जो चला था, वो इसी के तहत चला था। प्रत्येक गांव में FTS बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था इस कानून से की गई। रही बात ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं की, तो हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में PSC सेंटर, CSC सेंटर और आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इन सारी योजनाओं पर जननी सुरक्षा योजना, जितनी भी गांव में योजनाएं चल रही हैं, जैसे आशा वर्कर काम कर रही हैं, आभा ID क्या होती है, और इन सारी चीज़ों पे हम जब आयुष्मान कार्ड क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से करते हैं। इसको हम क्या करेंगे भाई, आज़ादी के पहले की योजनाओं से लेकर के इसमें और जो वर्तमान में जितनी योजनाएं चल रही है, भाई देखिए आज़ादी पहले तो हर कोई पढ़ा दे रहा है, लेकिन वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं इन पर भी हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, अगला है भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसमें भाई देखिए ये सिलेबस जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत बृहद टॉपिक है, इस पर हमें जोर देना है। अब हमें क्या करना है, 1950 से लेकर के हम अभी तक 1950 से लेकर के जितनी भी अभी तक की योजनाएं हैं, हम उन सारी योजनाओं को एक सेकंड आपको बता रहे हैं। 1950 तक की जितनी भी योजनाएं हैं, एक एक करके उनको हम विभागवार देख सकते हैं, चाहे पंचायती राज व्यवस्था के साथ जैसा आप लोग बताएंगे वैसा मैं इसको करा दूंगा। तो इसमें प्रत्येक योजना को हमें बारीकी से देखना है। लेकिन 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं भारत सरकार चला रही हैं और 2017 के बाद जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यतः पंचायती राज विभाग जितनी भी योजनाएं चला रही हैं, उन पर हमें विशेष और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी कार्यक्रम, जैसे इस समय एक कैंपेन 3.0 पंचायती राज विभाग चला रहा है जो स्वच्छता से लेकर के है। अभी पंचायती राज ने अभी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया था स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम। तो इन सारी कार्यक्रमों और योजनाओं को हम एक एक करके बिंदुवार पढ़ेंगे, और इस वीडियो को इसको 2 से 3 लेक्चर में हमें खत्म करना होगा। ये जो है 20 अंक का है, इसलिए इस पर हमें जोर देकर पढ़ना होगा। और सर भैया सटीक पढ़ना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जगह कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो सर दूसरी पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना होगा, पॉइंट टू पॉइंट हमें चीज़ों को पकड़ के चलेंगे तो हमारी तैयारी सटीक रणनीति से सफलता सुनिश्चित मिलेगी। चलिए हम देखते हैं अगला बिंदु। जो हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है वह रहने वाला है, जो यह लास्ट पॉइंट है, ये 6वां पॉइंट है, वह रहने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में। देखो अब ग्राम पंचायत अधिकारी की ट्रेनिंग होती है, इसकी मेरे पास एक बुकलेट है और मैं आपको ये बुकलेट के माध्यम से चीज़ें कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या क्या भूमिका है, तो इन सारी भूमिकाओं में सबसे पहला सचिव के रूप में क्या काम करता है। सचिव के रूप में सबसे पहले तो ये गांव की जितनी विकास योजनाएं हैं, ठीक है, उनमें उनके भुगतान की प्रणाली पर नजर रखते हैं। सेक्रेटरी के रूप में क्या करते हैं कि गांव में जितनी विकास योजनाएं चल रही हैं, उनके सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे उन सारे जो वित्तीय खर्च होने हैं उन पर भी ग्राम पंचायत सचिव के का ही समझिए दायित्व होता है। कि ग्राम प्रधान तो भाई इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, तो ग्राम पंचायत सचिव के पास अथॉरिटी होती है कि आप और ग्राम प्रधान दोनों मिलकर इस बात को सुनिश्चित करें कि गांव में जो भी पैसा भेजे जा रहे हैं उनका समुचित उपयोग हो रहा है, उसका कोई आप लोग दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, एक सचिव के रूप में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी काम करते हैं। तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया, इस पर हम डिटेल से पूरी पॉइंट्स बनाएंगे कि भाई एक तो ये हो गया सरकारी योजनाओं को दिलाने के लिए सचिव काम करते हैं, परिवार रजिस्टर का नकल बनाने में सचिव के रूप में इनका दायित्व होता है। तो तमाम दायित्व हैं जो हम एक एक करके इसमें देखेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के।
हमने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे कि वर्तमान समय में सन 1969 अधिनियम के तहत जन्म मृत्यु पंजीकरण हो रहा है, जिनमें प्रावधान है कि पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी होगा। अभी दो से एक हफ्ता पहले एक संशोधन किया गया शासनादेश के माध्यम से कि पंचायत सहायक एक इन्फॉर्मर के रूप में उसको जोड़ा जाएगा इस जन्म मृत्यु पंजीकरण पोर्टल से, जिस पोर्टल का नाम है CRS पोर्टल। उस पोर्टल पर पंचायत सहायक को भी एक इन्फॉर्मर के रूप में जोड़ा जाएगा, और वह इन्फॉर्म किसको करेगा? वह इन्फॉर्म जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी को ही करेगा। तो ये अधिकारी के रूप में इनके क्या क्या रोल्स होते हैं, सारे रोल को हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यह कैसे काम करते हैं, और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को कितने दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर जारी करना होता है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में। साथियों, आदर्श ग्राम पंचायत क्या होता है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 बिंदुओं पर एक LSDG प्रोग्राम चलाए हैं, जिनको जो ग्राम पंचायतें पूरा कर ले रही हैं, जैसे गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत, बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत, ऐसे कई खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत, ऐसे 9 पैमाने उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भारत सरकार की प्रावधान है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपनाया है। जो इन सारे मानक को, 9 मानक को पूरा कर लेता है, वह ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में आदर्श ग्राम पंचायत कहलाती है। तो उस आदर्श ग्राम पंचायत को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी की होती है। तो आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में किस प्रकार से योजनाएं बना सकते हैं, किस प्रकार से ये अपने आपको सक्रिय रखकर उस पंचायत में इन 9 जो मानक रखे गए हैं, 9 लक्ष्य रखे गए हैं SDG के, उनको प्राप्त कर अपने गांव को किस प्रकार आदर्श ग्राम पंचायत बना सकते हैं, उनमें इनकी क्या भूमिका है, इन सारे बिंदुओं को एक एक करके हम देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है तो उन्होंने क्या कहा है कि आत्मनिर्भर भारत भी हो, अपना देश भी हो, तो उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत भी हो। अब आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत का मतलब क्या है? कि मतलब यह है कि भाई जैसे हम लोग अभी गांव में लाइट जैसे यूज करते हैं ना, तो हम लोग लाइट अभी भाई हमारा उप केंद्रों से आता है, पावर स्टेशन से आते हैं हमारे घर पर। कई गांव में, हमें महाराष्ट्र वगैरह में कई गांव से देखने को मिलते हैं जो सोलर लाइट के माध्यम से अपने पूरे गांव की जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने गांव को, आप कभी गूगल करके देखेंगे तो उन्होंने अपने गांव को ऐसा गांव बनाया है कि उन्हें किसी दूसरे से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, इवन सरकार से भी उनको मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ग्राम पंचायतों के निर्माण में जैसे हम बायोगैस के माध्यम से अपने गांव की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, जो जैविक खाद के माध्यम से जैविक खेती करके हम जैविक जो यूरिया वगैरह उर्वरक हैं, इसको हम सरकार से नहीं डिमांड करके अपने गांव की जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई इनिशिएटिव लेकर के हम आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में ग्राम पंचायत अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन सारे बिंदुओं को एक एक करके हम देखेंगे, और ये भाई 10 नंबर का है। कितने नंबर का भाई? 10 नंबर का है, ठीक है। तो जब 10 नंबर का है तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही पॉइंट करके इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे और अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट में हम जो बताना चाहते हैं आपको, सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ, अब आप लोगों को क्या क्या करना है, देखिए, हम प्रत्येक हफ्ते में 2 वीडियोस आपके लिए प्रत्येक टॉपिक्स पर लेकर आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि जितने इसमें आपको पूरे टॉपिक्स को आप समझ लेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, तो इन सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे कि एक एक करके आप पूरे टॉपिक्स को देखिए, उसके अपने एक नोट्स बनाइए, और उन सारे टॉपिक्स को बिंदुवार एक एक करके उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है साथियों। तो मैं सारे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा, और अगर मार्केट से आप लोगों की क्वेरी होगी कौन सी मैं बुक ले सकता हूं, तो हालांकि यूथ पब्लिकेशंस ने बुक निकाली है, पर उस पब्लिकेशंस में गलतियां बहुत ज़्यादा है। तो उस गलतियों को आप लोग अगर पकड़ पाइए, और अगर हमसे आप जुड़े रहेंगे, तो आपको मैं सारी गलतियां खुद ही बता दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप पढ़कर खुद ही जान जाएंगे।
तो उनके आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत तो कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक एमसीक्यू को आप रीचेक करते रहिएगा, रीवेरीफाई करते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। तो मैं आप लोगों से अब लेना चाहता हूँ अलविदा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपकी तैयारी में कैसी मददगार हो सकती है। ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ अलविदा और आप लोगों को कहता हूँ थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।